सिजन 1 की तरह सिजन चैप्टर 2 भी एक सच्ची घटना पर आधारित है। टर्की में आए दिन ऐसे केस वहाँ की लोकल पुलिस के सामने आते हैं जहाँ या तो कोई काला जादू करने के अपराध में पकड़ा जाता है या फिर कोई उसका विक्टिम होता है। कहानी की शुरुआत में एक आदमी अपने हाथ मुंह धोकर एक कटोरे में एसिड करके घर के अंदर जाता है और फिर किसी के चीखने की आवाज़ आती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है और कटोरे में एसिड करके उसे पीकर अपनी जान दे देता है। अब ये आदमी कौन है, किस पे एसिड डाल के आया और उसने अपनी जान क्यों ले ली, इसका खुलासा आगे स्टोरी में होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एक खुशहाल फैमिली पर जिसमें सोफी, उसका 2 साल का बेटा और उसका हस्बैंड माइक जो एक होटल में जॉब करता है। सोफी वही लड़की है जो चैप्टर 1 के स्टार्टिंग सीन में सहरा के साथ दिखाई देती है। सोफी माइक से फ़ोन पर बात करती है क्योंकि आज उनके बेटे का जन्मदिन है और माइक भी उसके लिए गिफ्ट लेकर जल्दी घर आ जाता है। तभी सोफी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो जाकर देखती है तो उसकी आंखों के सामने ही एक बड़ी अलमारी उसके बेटे के ऊपर गिर जाती है और ये देखकर सोफी के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। 3 महीने बीत गए और इस इंसिडेंट के बाद उनके रिश्ते में भी दरार आ गई और उसने कभी सोफ़ी से बात नहीं की क्योंकि माइक समझता था कि सोफ़ी की लापरवाही की वजह से उसने अपना बेटा खो दिया। माइक हर जगह अपने बेटे की वीडियोस देखकर उसे याद करके रोने लगता और दूसरी तरफ सोफ़ी हर रोज़ अपने मरे हुए बेटे के कपड़ों को धो के रखती थी और उस घर में केवल वो लोग रह रहे हैं ऐसा सिर्फ उनको लगता था। फिर एक दिन माइक बहुत खुश घर आता है और सोफ़ी से बात करने लगता है। उसका ये बदला हुआ बिहेवियर देखकर सोफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और तभी कोई उनका गेट खटखटाता है और वो कोई और नहीं, उसका हस्बैंड माइक ही था। तो अब तक वो जिससे बात कर रही थी वो कौन था फिर? अगले दिन सोफ़ी अपनी एक फ्रेंड से इस बारे में बात करती है जिस पर वो उसे एक ओझा से मिलने की सलाह देती है पर सोफ़ी उसकी बातों से गुस्सा होकर वहाँ से उठ के चली आती है और घर लौटते वक्त उसे अलमारी गिरने का वही दृश्य दिखाई देता है जिससे उसके बेटे की मौत हुई थी और हमें अलमारी के पीछे बुरके में 2 औरतें दिखाई देती हैं। तभी एक कैब वहाँ से गुजरती है और वहाँ से सब कुछ गायब। उसी रात सोफ़ी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो देखती है कि एक बूढ़ी औरत किसी का पेट काट के उसमें से बच्चा निकाल रही है। ये भयानक सीन देखकर सोफ़ी चिल्ला जाती है और उसकी आवाज़ सुनकर माइक रूम में आ जाता है और वो देखती है कि वहाँ रूम में कोई भी नहीं था, वो सिर्फ उसका एक नाइटमेयर था। सोफ़ी रोज़ की तरह अपने बेटे की कब्र पर जाती है और वो देखती है वहाँ भी वो 2 औरतें खड़ी थीं जो उसे रास्ते में मिली। शाम को घर आकर सोफ़ी देखती है कि सुबह उसने जो अपने बेटे के कपड़े सुखाए थे वो अब वहाँ नहीं है। उसे लगा शायद माइक ने रख दिए होंगे। वो जाकर देखती है तो उसके बेटे की फ़ोटो खून से भरे हुए बॉक्स में पड़ी थी। तभी उसमें से एक डॉल ऊपर आती है और जिससे डर के सोफ़ी घर के बाहर आ जाती है। वो देखती है कि उसके बेटे के कपड़े वहीं सूखे हुए हैं। फिर अगले दिन सोफ़ी उस ओझा से मिलने जाती है जिसके बारे में उसकी फ्रेंड ने बताया था और वो एक पेपर पे उसका नाम 3 बार लिखवा के उसके खून की बूंद डलवाता है। फिर उसे फोल्ड करके ग्लास में रख के उसमें पानी डालकर उस बच्चे को पिला देता है। वो कुछ प्रेयर्स बोलता है और फिर पानी में उस डीमन का रिफ्लेक्शन दिखाई देने लगता है। वो उससे कई सवाल पूछता है और उस डीमन से उसे सारी बातें पता चल जाती है। ओझा सोफ़ी से पूछता है कि उसकी आंट के साथ उसके रिलेशन कैसे हैं और सोफ़ी कहती है कि उसकी 2 आंट हैं, एक मदर की साइड से जो अब इस दुनिया में नहीं रही और दूसरी मेरे फादर की साइड से जिनसे एक घरेलू मामले की वजह से बात नहीं होती। ओझा बताता है कि तुम पर किसी ने 41 स्टिच स्पेल किया है। काले जादू की दुनिया में ये सबसे खतरनाक जादू है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये 41 स्टिच स्पेल किसने किया है और उन 41 तरीके में से कौन से तरीके से किया है, तब तक इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। सोफ़ी घर में कुछ काम कर रही थी और तभी उसे एक भयानक दृश्य दिखाई देता है जिसमें उसकी मॉम उसकी दादी की जीभ में सुई पार निकाल देती है और फिर अगले ही पल वहाँ कुछ भी नहीं होता। और इस सब से परेशान होकर सोफ़ी अपनी माँ के घर जाने का डिसाइड करती है और वो उनसे अपनी मरी हुई आंट के बारे में पूछती हैं। उसकी मॉम बताती है कि उनका हस्बैंड बहुत शराब पीता था जिसके चलते उनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। फिर सोफ़ी कहती है कि मैं माइक को कॉल कर देती हूँ क्योंकि यहाँ आने के लिए मैंने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया था।
सोफी कॉल करती है पर माइक उसकी कॉल नहीं उठाता। रात को सोफी अपने बेटे को खोने का दुख और खराब हुए रिश्ते के बारे में अपनी दादी से बात करती है और दूसरी तरफ उसकी मॉम को सोते हुए पिलो में से कुछ आवाज आती है। देखते ही देखते उसमें से कीड़े निकलने शुरू हो जाते हैं। अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल। दूसरी तरफ माइक अपने दोस्त के बेटे में खुद के बच्चे को याद करके उसे गले लगा लेता है। उसकी ये हालत देखकर ऐसा लगता था मानो वो तड़प रहा हो कि अपने बच्चे को काश एक बार देख लूं। घर से कुछ सामान लेकर अपने बेटे की कब्र पर चला जाता है। वहाँ उसे याद करते हुए एक गन निकालकर धीरे धीरे ट्रिगर दबाने लगता है पर फिर रुक जाता है। फिर ऊपर देख के अपने बेटे को लव यू बोलकर गोली चला देता है। सोफी उसे लगातार कॉल करती है और जवाब तो तब मिले जब कोई हो। एक लड़की से अपनी आंट के बारे में पूछती है और वो बताती है कि वहाँ दूर मीनारों के पास एक घर है जिसमें कोई भी नहीं जाता। उस घर में बहुत आत्माएं रहती हैं। कई तांत्रिक गए और वो तुरंत लौट आते हैं। वहाँ से जाते वक्त सोफी को उस लड़की के साथ बुर्के वाली वो 2 औरतें दिखाई देती हैं। एक लंबा रास्ता तय करके सोफी फाइनली उस घर तक पहुँच जाती है। वो अंदर जाके चेक करती है तो उसे बेड से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है और जब वो देखती है तो वहाँ सिर्फ एक डॉल पड़ी थी और उसे उठाते ही उसके पीछे 2 लड़कियों की आत्मा आके उसे खेलने के लिए कहने लगती है। तो तभी एक जला हुआ सा इंसान उसका गला पकड़ लेता है पर सोफी जैसे तैसे वहाँ से भाग निकलती है। घर आके सोफी अपनी मॉम से पूछती है क्या उनके पास कोई उनकी आंट का फोटो है। वो उसे एक बॉक्स निकाल के दे देती है जिनमें उनके फैमिली फोटोज थे। उसी रात जब मॉम ग्रैंडमा को सुला रही थी तो उन्हें अलमारी से कुछ आवाज आती है। वो जाके चेक करती है पर कुछ भी नहीं था। जब वो लौटती है तो फिर से आवाज आने लगती है और इस बार जब अलमारी खोलती है तो उन्हें मरी हुई आंट 2 लड़कियों के साथ दिखाई देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसे बेड पर भी वही बैठी दिखाई देती है। आवाज सुनकर सोफी वहां आ जाती है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। माइक की कोई भी खबर ना मिलने पर सोफी होटल जाके उसके दोस्त से पूछती है और वो बताता है कि माइक तो यहाँ 2 दिन से नहीं आया। फिर सोफी घर लौट आती है। घर में अंदर आते ही उसे ग्रुप में किसी के बात करने की आवाज आती है। वो देखती है कि उनके रूम में 3 औरतें बुर्के में खड़ी थी और जैसे ही वो हटती है पीछे उनके बेटे की कब्र पे उसकी आंट बैठी हुई थी। वो सोफी से कहती है कि मुझे भी लड़का होने वाला था। ऐसे कहती हुई उसकी तरफ भागने लगती है। सोफी उस डॉल को लेकर तुरंत ओजा के पास चली जाती है हेल्प के लिए। दूसरी ओर उसकी माँ जब दादी को दवाई दे रही थी तो बात करते हुए उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है और रंग एकदम सफेद। बस वो पीछे बेड पे गिर जाती है। दादी तुरंत रूम से बाहर आकर अपनी माला उठा लेती है। तभी सोफी वहाँ आती है और उसकी दादी अचानक से बोलने लगती है और ये देखकर सोफी बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि आज तक उसने अपनी दादी को कभी बोलते हुए नहीं देखा। फिर वो अपने आप ही उसे उसकी मरी हुई आंट के बारे में सब कुछ बताने लगती है। बताती है कि तुम्हारी आंट की जिंदगी बहुत खुशहाल थी। उनकी 2 बेटियां थी पर तुम्हारे अंकल को एक बेटे की इच्छा थी और मुझे काले जादू की सारी प्रक्रियाएं आती थी तो तुम्हारी मॉम उसे मेरे पास ले आई। तुम्हारी मॉम अपनी सगी बहन यानी तुम्हारी आंट से बहुत जलती थी। आंट अपनी सगी बहन पर विश्वास करके मेरे पास आ जाती है। वो लोग इतने मासूम थे कि उन्हें लग रहा था कि मैं जो भी कर रही हूँ उनकी पुत्र प्राप्ति के लिए कर रही हूँ। पर मैंने 41 स्टिच स्पेल से एक जिन को उसके पति पर छोड़ दिया था। उसी पोजेशन के चलते उसने अपनी दोनों बेटियों की गला काट कर हत्या कर दी। जब वो तुम्हारी आंट को मारने के लिए बढ़ता है तो वो प्रेयर कर रही थी इसीलिए वो उसे नहीं मार पाया। बाहर आकर खुद पर पेट्रोल डाल के आग लगाकर मर जाता है। इस भयानक ट्रेजेडी के बाद तुम्हारी आंट हमारे साथ रहने लगी और कुछ महीने बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। क्योंकि तुम्हारी मम इनफर्टाइल है, वो कभी मां नहीं बन सकती थी, तो उसने बच्ची को अपने पास रख लिया और तुम्हारी आंट को मार डाला। वो लड़की कोई और नहीं सोफी ही थी, जिसे वो अब तक अपनी आंट समझती रही, वो उसकी असली माँ थी। और ये सुनकर सोफी गुस्से से पागल हो जाती है। जिसने मेरी माँ की हत्या की मैं आज तक उसी को माँ कह के पुकारती रही। जिन लोगों ने मेरे परिवार को मार डाला मैं उन्हीं के घर में पली बड़ी। कहाँ है वो औरत? ऐसा कहकर वो अपनी नकली माँ को ढूंढने लगती है और वो उसे बेड पर ऑलरेडी मरी हुई मिलती है। और ये बात जब दादी के बेटे को पता चली थी, वो कहता है कि जिस औरत को सिर्फ अपने ही बच्चे लगे और दूसरों के बच्चों के साथ ऐसी क्रूरता करे तो उसे अपने बच्चे मिलने का भी कोई हक नहीं। इसी के चलते वो थोड़ा सा एसिड अपनी माँ पर डाल देता है और बाहर आकर उसे पीकर अपनी जान दे देता है। इसी कारण के चलते उसने इतने सालों तक गूंगे बने रहने का नाटक किया, जिससे ना तो कोई उससे सवाल करेगा और ना ही उसे कोई जवाब देना पड़ेगा। और दादी वहाँ बैठी हुई अपने बेटे को याद करती है और कहती है, मुझे माफ कर दो बेटा। जब सोफी घर आती है तो वहाँ उसे अपने हस्बैंड माइक की आत्मा, अपने असली मॉम डैड, दोनों बहनें और अपने बेटे की आत्मा जो किसी अनजान शक्ति की गोदी में था, सब
वहीं मिलते हैं। और कहा जाता है कि सोफी ने कई साल अपने परिवारजनों की आत्माओं के साथ बिताए। जब ओजा ने 41 स्टिच स्पेल को तोड़ दिया तो सोफी ने दूसरी शादी करके एक खुशहाल जिंदगी बिताई। That's it for today guys. Thanks for watching. Stay tuned for more stories like this.